में तेलंगाना राज्य के स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है और अमेरिकी मूल निवासी नागरिकता दिवस और भारतीय नागरिकता अधिनियम के रूप में भी ये दिन याद किया जाता है। और हमारे हिंदी में एक मुहावरा है 2 जून की रोटी के नाम से, वो भी आज ही के दिन के नाम पर बना है। इसका मतलब अर्थ होता है जीविका चलाने भर की आमदनी। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में कुछ और आज के बड़े इवेंट और घटनाएं देखिए आप। झारखंड में मनरेगा कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। आज 2 जून से ग्रामीण विकास मंत्री के घर का घेराव करेंगे। झारखंड मनरेगा कर्मचारी संघ ने सरकार के साथ वार्तालाप विफल होने के बाद अब हड़ताल करने का फैसला किया है। 2 से 5 जून तक विरोध प्रदर्शन करेंगे। वहीं मध्य प्रदेश में भी एनएचएम यानी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के 32,000 संविदा कर्मचारियों ने ऐलान किया 2 जून से अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे और 8 जून को एमपी की राजधानी भोपाल में मुख्यमंत्री निवास का भी घेराव करेंगे। और मौसम विभाग की बड़ी चेतावनी आ रही है। आज 2 जून को अगले 21 घंटों के दौरान देश के 17 राज्यों में भारी बारिश आंधी तूफान का अलर्ट रहेगा। 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं भी चलेगी। तो आगे मैं आपको बताऊंगा और भी पूरे मौसम समाचार विस्तार से। फिलहाल देखिए अमेरिका इजराइल ईरान जंग पर बड़ा अपडेट सामने आ रहा। देखिए एक रिपोर्ट में बड़ा दावा किया जा रहा कि ईरान ने अमेरिका से सीजफायर की वार्तालाप ही रोक दी और हॉर्मुज स्ट्रेट रूट को भी फिर से बंद करने की तैयारी कर रहा अब अमेरिका, क्योंकि पिछले कुछ घंटों के दौरान इजराइल ने लेबनान पर काफी बड़े हमले किए। इसके विरोध में अब लेबनान पर हमलों से भड़क गया ईरान और अमेरिका से बातचीत भी रोक दी और हॉर्मुज को भी फिर से बंद करने की धमकी दी। यानी इन हालातों को देखते हुए लगता है कि ये युद्ध रुकने की बजाय और बढ़ सकता है, क्योंकि पिछले 12 घंटों में अमेरिका ने ईरान पर भी वापस हमला किया, ड्रोन नियंत्रण स्थलों को निशाना बनाया, हिजबुल्लाह पर आरोप लगाए और युद्ध विराम उल्लंघन का आरोप लगाते हुए इजराइल ने भी बेरूत पर हमले का आदेश दिया। ताबड़तोड़ हमलों से हिजबुल्लाह का खात्मा तय है, ये कहना है इजराइल के पीएम का। वहीं उधर ब्रिटेन का भी ये कहना है कि लेबनान पर इजराइल द्वारा किए जा रहे हमलों को रोके इजराइल। ब्रिटेन ने हिजबुल्लाह से भी हथियार छोड़ने की मांग की है। वहीं रूस यूक्रेन जंग पर भी जेलेंस्की का कहना है कि दबाव बढ़ेगा तो हम पुतिन से डायरेक्ट बातचीत करेंगे। जेलेंस्की ने रूस पर और कड़े प्रतिबंध लगाने की भी मांग की है। वहीं हॉर्मुज रूट पर अब तक अमेरिकी सेना ने बड़ा एक्शन लिया। रिपोर्ट आ रही कि 118 व्यापारिक जहाजों को खदेड़ा और 5 जहाजों को पंगु कर दिया, यानी क्षत विक्षत कर दिया, जो जहाज चलने फिरने में अब असमर्थ हो गए हमलों से ऐसा। वहीं यूएस और ईरान के बीच शांति वार्तालाप अधूरी रह गई। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची बोले कि अंतिम फैसले से पहले कयास लगाने की कोई गुंजाइश नहीं है। वैसे ईरान में अब राजनीतिक संकट भी देखने को मिल रहा है। ईरान के जो राष्ट्रपति हैं मसूद पेजेश्कियान, उन्होंने इस्तीफे की पेशकश की, ये कहते हुए कि अब ईरान में सब कुछ कमांडरों के हाथ में है, सरकार बेबस है, तो वो इस्तीफा देने का अभी प्लान कर रहे हैं। और एक रिपोर्ट ये भी सामने आ रही है कि चीन की मिसाइल से गिराया गया अमेरिकी लड़ाकू विमान। इजराइल ईरान तनाव के बीच एक रिपोर्ट में ये बड़ा दावा किया जा रहा है। तो दोस्तों ये तो कुछ अंतर्राष्ट्रीय युद्ध का माहौल चल रहा है। और चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप अगला अपडेट। भारत इसी महीने 11-12 जून को नई दिल्ली में 13वें ब्रिक्स अर्बनाइजेशन फोरम की मेजबानी करेगा। और बड़ी खबर देखिए, कोकरोच जनता पार्टी ने बड़ा ऐलान किया। 6 जून को भारत आ रहे हैं। इस पार्टी के फाउंडर अभिजीत दिपके दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेंगे। अभी वो अमेरिका में हैं, वहां से पढ़ाई कर रहे हैं। तो ये कोकरोच जनता पार्टी सोशल मीडिया पर काफी ग्रो करने के बाद अब पार्टी के फाउंडर भारत लौटेंगे। और नीट पेपर लीक, सीबीएसई समेत कई मुद्दों पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेंगे। अभी तक कोकरोच जनता पार्टी के इंस्टाग्राम पर फॉलोवर्स की संख्या 2 करोड़ से पार पहुंच चुकी है। और खबर है गिग वर्कर्स के लिए गुड न्यूज, सरकार ने दिया मिनिमम सैलरी का सुरक्षा कवच। कैश पेमेंट पर भी एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा। जी हाँ दोस्तों, दरअसल तेलंगाना राज्य सरकार ने गिग वर्कर्स श्रमिकों के कल्याण के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जिसमें एक तो नगद वेतन देने पर प्रतिबंध रहेगा, यानी कंपनियां रोककर तनख्वाह नहीं दे पाएंगी गिग वर्कर्स को। इलेक्ट्रॉनिक भुगतान करना अनिवार्य होगा, बैंक खाते में पैसा ट्रांसफर करना होगा। इसके अलावा 4 श्रेणियों और 3 जोन में बांटा गया है गिग वर्कर्स के वेतन का ढांचा। मिनिमम सैलरी देनी होगी अकुशल, अर्धकुशल, सकुशल, अत्यधिक कुशल वर्कर्स के हिसाब से। तो जो श्रमिकों के लिए मिनिमम वेज सिस्टम लागू होता है ना, वो गिग वर्कर्स के लिए भी लागू होगा। गिग वर्कर्स का मतलब जैसे जोमेटो, स्विगी के डिलीवरी बॉय, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट के डिलीवरी बॉय हो गए या ओला उबर के कैब ड्राइवर्स हो गए, तो इनको अब ये बेनिफिट मिलेंगे है ना। और बड़ी खबर आ रही है कि अब सिर्फ आधार कार्ड दिखाने से नेपाल में एंट्री नहीं मिलेगी। नेपाल की बालियन सरकार की तरफ से नियम बदल दिया गया है। नेपाल सरकार का कहना है कि अब बिना वैध पहचान पत्र के भारतीय लोग नेपाल सीमा में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। भारत नेपाल सीमा सुरक्षा पर व्यवस्थाएं कड़ी कर दी गई है। अभी एक दिन पहले आपको बताओगा भारतीय जमीन कब्जाने का दावा किया था नेपाल के प्रधानमंत्री ने। तो अब इस दावे पर भी वो अपनी ही जनता के घेरे में आए। उनके इस दावे को लेकर नेपाल की राजधानी काठमांडू में भारी विरोध भी हुआ और नेपाल सरकार की नई ऑनलाइन भंसार टैक्स कर व्यवस्था से भी हड़कंप मचा हुआ है। कई घंटों तक बॉर्डर पर फंसे रहे यात्री 2500 रुपए जुर्माने के डर से और चिंता बढ़ गई है। चलिए हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला देखिए, जनगणना ड्यूटी से नहीं बच सकेंगे एलआईसी के कर्मचारी भी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सख्त आदेश देते हुए कहा कि जनगणना अधिनियम के तहत किसी भी संस्थान के कर्मचारियों को इस राष्ट्रीय महत्व के कार्य में लगाया जा सकता है। तो कोई भी शिक्षक, टीचर या एलआईसी वगैरह किसी भी डिपार्टमेंट के कर्मचारी जनगणना अभियान में शामिल होने के लिए मना नहीं कर सकते हैं ऐसा। वहीं दोस्तों अमरनाथ यात्रा 2026 की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इस बार यात्रा में सुरक्षा के लिए ड्रोन के जरिए निगरानी रखी जाएगी। डॉग स्क्वाड और 24/7 सीएपीएफ की तैनाती का ब्लूप्रिंट भी तैयार हुआ। हर जगह व्यवस्था फुल प्रूफ रहेगी। 3 जुलाई से ही वार्षिक अमरनाथ यात्रा की शुरुआत होने जा रही है और इसके लिए जम्मू में युद्ध स्तर पर तैयारियां भी चल रही हैं। वहीं खबर है भारत दौरे पर आएंगी ब्रिटेन की विदेश मंत्री येवेट कूपर। भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ द्विपक्षीय वार्तालाप करेगी। और दिल्ली हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला देखिए, आरटीआई के तहत सार्वजनिक नहीं की जा सकती है न्यूक्लियर पावर प्लांट की सुरक्षा विश्लेषण रिपोर्ट। एक याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाया, क्योंकि ये देश की सुरक्षा से जुड़ा मामला है, इसीलिए। वहीं खबर है केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने के मौके पर 17 दिन का विशेष अभियान चलाएगी भाजपा।
भाजपा। 21 जून तक कार्यक्रम चलेगा, 5 जून से यह कार्यक्रम शुरू होंगे। देश भर में अलग अलग जगहों पर जन कल्याण अभियान चलाए जाएंगे ऐसा। और बड़ी खबर देखिए, सीबीएसई की सुरक्षा प्रणाली में बड़ी सेंध का खुलासा सामने आ रहा। एक 19 वर्षीय हैकर लड़के ने दावा किया कि इंटरनेट पर लीक हुई 18 लाख से भी ज्यादा सीबीएसई छात्रों की उत्तर पुस्तिकाएं। वहीं कांग्रेस से विपक्ष से राहुल गांधी ने भी एक बड़ा दावा किया। बोले कि 12वीं की आंसर सीट मोबाइल से स्कैन करवाई, खास वेंडर को फायदा पहुंचाया। सीबीएसई के रीवैल्यूएशन फीस पर उन्होंने कहा कि सीबीएसई के जेब कतरों से सावधान रहें। राहुल गांधी ने एक गंभीर आरोप लगाया है सीबीएसई पर। वहीं सीबीएसई के इस हैकिंग मामले पर शिक्षा मंत्रालय ने भी बड़ा एक्शन लिया और कॉम्प को ठेका दिए जाने के मामले में जांच भी शुरू हो चुकी है। और खबर है, भारतीय वायुसेना को मिलेंगे 114 राफेल, 94 विमानों का उत्पादन भारत में होगा। फ्रांस को भेजा खरीद का प्रस्ताव भी है। 3.25 लाख करोड़ रुपए की ये डील होगी, रक्षा सौदा होगा। और एक रिपोर्ट सामने आ रही दोस्तों की ऑपरेशन सिंदूर के बाद से दुनिया भर में भारतीय हथियारों मिसाइल्स की डिमांड भी बढ़ी है। भारत की खास करके ब्रह्मोस, आकाश और नेत्र मिसाइलों को खरीदने के लिए दुनिया के कई देशों ने रुचि दिखाई है। 21,000 करोड़ रुपए की डील भी हो चुकी है अब तक। रक्षा मंत्रालय की तरफ से ऑफिशियली आंकड़ा जारी किया गया, देख सकते हैं आप। फिलीपींस, वियतनाम और अन्य 2 देशों से भी करीब 12,500 करोड़ रुपए के सौदे हो चुके हैं ब्रह्मोस के लिए। तो कहीं न कहीं देखा जाए तो भारत की डिफेंस पावर बढ़ रही है। दुनिया भर में ब्रह्मोस, आकाश, पिनाका मिसाइलों का जलवा देखने को मिल रहा है। और अब तो देखिए, भारत का एक और दिव्यास्त्र सामने आया। MK1 का टेस्ट सफल हो चुका है। ये दिव्यास्त्र यानी आधुनिक हथियार जो है वो खुफिया मिशन आयोजित करके दुश्मन पर सटीक निशाना लगाने में सक्षम है। मेक इन इंडिया को बड़ा बूस्टअप मिला है। ऑगरिट ने जोधपुर में ये स्वदेशी टेक्टिकल वेपन का सफल परीक्षण किया है। चलिए खबर देखिए, टीईटी मामले पर अपडेट आ रहा है कि झारखंड में आरटीई से पहले नियुक्त शिक्षकों को भी पास करनी होगी टीईटी परीक्षा। इस बारे में शिक्षा विभाग जल्दी आदेश जारी करेगा। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भी टीईटी अनिवार्यता को लेकर फैसला सुनाया था। तो देश भर के सभी राज्यों में कुल मिलाकर 1 साल की मोहलत दी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि टीईटी तो पास करना ही होगा ऐसा। चलिए सोना चांदी के भाव पर अपडेट है। सोना 864 रुपए गिरकर 1,56,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच चुका है, जो कि गोल्ड अभी ऑल टाइम हाई से 20,000 रुपए नीचे चल रहा है। और चांदी भी 450 रुपए मामूली सस्ती होकर अभी 2,63,000 रुपए प्रति किलो पर चल रही है। बाकी अलग अलग कैरेट के हिसाब से गोल्ड का प्राइस आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। वहीं खबर देखिए, पश्चिम बंगाल में महिलाओं के लिए अनोखी पहल। सरकारी बसों में निःशुल्क यात्रा शुरू हो चुकी है। पहले ही दिन महिलाओं का जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। वैसे पश्चिम बंगाल में कैबिनेट का भी विस्तार हुआ। 35 और मंत्रियों ने शपथ ली। अर्जुन सिंह, तपस रॉय मंत्री बने। अब शुभेंदु अधिकारी सरकार के मंत्रिमंडल में टोटल 41 मिनिस्टर नियुक्त हो चुके हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट को भी मिले 5 नए न्यायाधीश। केंद्र सरकार ने सिफारिश की थी, तो अब हमारे देश के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़कर 37 हो चुकी है। और भारत के कुछ ग्रोथ फाइनेंशियल आंकड़े देखिए आप। पीएमआई पर रिपोर्ट आ रही कि बीते महीने मई में भारत का कारोबार बढ़ा है। अभी युद्ध के हालातों के बावजूद 3 महीने के उच्च स्तर पर पहुंची भारत की ग्रोथ रेट, उत्पादन और ऑर्डर दोनों बढ़े हैं। हालांकि युद्ध की वजह से कहीं न कहीं भारत की औद्योगिक उत्पादन रफ्तार जरूर घटी है। अप्रैल में 4.9% रही आईआईपी ग्रोथ और अभी तो सरकार ने इसका आधार वर्ष भी बदल दिया है। तो कहने का मतलब पश्चिम एशिया संकट का कुछ असर जरूर दिखा है। और डिजिटल पेमेंट पर भी एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही कि भारत में नया रिकॉर्ड बना। यूपीआई में 24% तक की बढ़ोतरी देखने को मिली। पिछले महीने मई में 30 लाख करोड़ से भी ज्यादा का लेन देन हुआ यूपीआई के जरिए। भारत ने डिजिटल पेमेंट के मामले में नया रिकॉर्ड बनाया है। और खबर है, भारत की मौद्रिक नीति का ऐलान भी 5 जून को होगा इसी महीने। ब्याज दरों में बदलाव की उम्मीद तो नहीं है, लेकिन देखते हैं आरबीआई की तरफ से क्या फैसला लिया जाता है इस पर। और भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने एक और बड़ा कदम उठाया है। विदेशी निवेश पर अब पैनी नजर रहेगी। म्यूचुअल फंड से भी अहम जानकारी मांगी है। दरअसल रिजर्व बैंक ने म्यूचुअल फंडों की विदेशी देनदारियों और परिसंपत्तियों का वार्षिक सर्वेक्षण शुरू कर दिया है। ये पता लगाने के लिए कि आखिर भारतीय म्यूचुअल फंड्स, एसआईपी वगैरह के जरिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट कितना हो रहा है ऐसा। वहीं जीएसटी संग्रह पर भी रिपोर्ट आ रही है। सरकार की जीएसटी कलेक्शन में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिली। मई में 3.2% बढ़ा जीएसटी कलेक्शन, 1.94 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच चुका है। यानी लगभग मोटा मोटी देखा जाए तो 2 लाख करोड़ रुपए का जीएसटी कलेक्शन रहा मई में, जो कि पिछले महीने अप्रैल से जरूर 20% कम रहा है, क्योंकि अप्रैल में तो रिकॉर्ड 2.5 लाख करोड़ के आसपास जीएसटी कलेक्शन रहा था। और खबर है दोस्तों, भारत में जी एंटरटेनमेंट पर दिखेगा फीफा वर्ल्ड कप। टीवी पर यूनाइटेड स्पोर्ट्स और G5 ऐप पर लाइव स्ट्रीमिंग होगी। राइट्स मिल चुके हैं। 11 जून से ये टूर्नामेंट शुरू होगा। वहीं देखिए बड़ी खबर, मार्केट रेगुलेटर सेबी ने म्यूचुअल फंड डीमेट अकाउंट के नॉमिनी नियमों को लेकर कुछ बदलाव किए हैं। अब अधिकतम 3 लोगों को बना सकेंगे वारिस। सेबी ने नॉमिनी की संख्या को 3 से बढ़ाकर 10 करने के अपने पिछले प्रस्ताव को रद्द कर दिया है। इसके अलावा वीडियो सत्यापन की भी समाप्ति कर दी गई है। अब नॉमिनी के लिए दस्तावेज भी कम देने होंगे। और बीमार निवेशक के खाते के संचालन को लेकर भी ये नया आदेश लागू किया मार्केट रेगुलेटर सेबी ने। डीमेट अकाउंट, म्यूचुअल फंड्स वगैरह को लेकर ये नया आदेश जारी हुए हैं। और नॉमिनी को लेकर तो सेबी का ये भी कहना कि सितंबर से पहले आप अपने डीमेट अकाउंट म्यूचुअल फंड में नॉमिनेशन अपडेट कर लें, क्योंकि नए नियमों के तहत सिंगल होल्डर्स के लिए नॉमिनेशन या ऑप्ट आउट घोषणा जरूरी होगी। 1 सितंबर 2026 से ये नए नियम लागू होंगे। और बड़ी खबर देखिए, अब एयरपोर्ट पर रील्स बनाना, फोटो खींचना भारी पड़ सकता है। डीजीसीए के नए नियमों से फ्लाइंग में बैन लग सकता है। हाल ही में डीजीसीए ने एयरपोर्ट के संवेदनशील क्षेत्रों को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसके तहत इन इलाकों पर बिना अनुमति के फोटो वीडियो शूट करने पर पाबंदी रहेगी। आप पर नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना लग सकता है, आपका डिवाइस कैमरा जब्त किया जा सकता है, या आपके हवाई सफर पर भी परमानेंट बैन लगाया जा सकता है। इसलिए यात्रियों को सावधानी बरतने की चेतावनी दी गई है। और टेक न्यूज से खबर देखिए, व्यक्तिगत एआई एजेंट्स के लिए दुनिया का पहला विंडो पीसी बाजार में आया, जिसमें आपको इनबिल्ट कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई की एडवांस एजेंटिंग टेक्नोलॉजी मिलेगी ऐसा। और खबर है, भारत ओमान के बीच व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता लागू हुआ। एक और नए व्यापारिक गलियारे को गति मिली। और इस समझौते को लेकर देश के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल का कहना है कि जो भारत ओमान सीईपीए लागू हुआ, इससे देश के किसानों और छोटे कारोबारियों के लिए नए अवसर खुलेंगे। इस समझौते से किसानों के अलावा कारीगरों, मछुआरों, महिलाओं, छात्र छात्राओं, एमएसएमई के लिए भी नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी और भारतीय निर्यात एक्सपोर्ट को भी बढ़ावा मिलेगा। देख सकते हैं आप इस समझौते के बारे में कुछ और डिटेल जानकारी भी। वैसे अभी भारत अमेरिका के बीच समझौते को लेकर भी बातचीत चल रही है। अमेरिकी
प्रतिनिधिमंडल अभी 4 दिन भारत दौरे पर आए हुआ है। इस दरमियान अंतरिम व्यापार समझौता फाइनल हो सकता है। इस समझौते के तहत भारत 47 लाख करोड़ रुपए के अमेरिकी प्रोडक्ट्स भी खरीदेगा और इस समझौते पर अभी तक की रिपोर्ट के मुताबिक भारत अमेरिका के बीच ट्रेड महाडील में 99% बातचीत पूरी हो चुकी है। अब आज से ही इस बातचीत का अंतिम दौर शुरू हो रहा है, तो हो सकता है इन 4 दिनों की बैठक के दौरान कोई फाइनल निर्णय हमें देखने को मिले। भारत अमेरिका व्यापार डील समझौते को लेकर आगे जो भी अपडेट आएंगे मैं आपको। पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बोली कि टीएमसी विधायकों पर जबरदस्ती भाजपा ज्वाइन करने का दबाव बनाया जा रहा है। पुलिस उन्हें डरा धमका रही है। पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में 2 एमएलए को भी निकाल दिया गया। और देखिए, साउथ के सुपरस्टार तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय बोले कि डीएमके एआईएडीएमके को सूट पहनने से दिक्कत क्यों है, मेरी पॉलिटिक्स भी सूट की तरह ब्लैक एंड व्हाइट है, मैं मुख्यमंत्री नहीं पहला सेवक हूँ। दरअसल तमिलनाडु में अभी मुख्यमंत्री विजय की ड्रेस को लेकर काफी कंट्रोवर्सी और राजनीतिक बयानबाजी देखने को मिल रही, तो इसी पर उन्होंने यह बयान दिया। और वहीं तमिलनाडु के बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई भी दिल्ली के लिए रवाना हुए। बीजेपी नेताओं से मुलाकात करेंगे। वो नई पार्टी की चर्चाओं पर बोले कि 2 दिन बाद बातचीत करेंगे। बिना बीजेपी झंडे वाली कार में दिखे वो, तो बीजेपी से अलग होकर वो नई राजनीतिक पार्टी भी शुरू कर सकते हैं, ऐसी भी रिपोर्ट आ रही है। और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का यह भी कहना है कि टीएमसी को धरना देने की इजाजत नहीं दी गई, लेकिन ममता बोली कि 2 जून को तो धरना जरूर होगा। और नीट पेपर मामले पर बड़ी खबर देखिए, सीबीआई बोली कि पुणे के टीचर ने नीट पेपर अरेंज कराया। 3 आरोपी 15 जून तक न्यायिक हिरासत में भेजे गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि री एग्जाम पेन पेपर मोड में ही होगा, क्योंकि अगले साल से नीट को लेकर एनटीए प्लान कर रहा है कि कंप्यूटर के माध्यम से ऑनलाइन एग्जाम होगा, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट का कहना कि पेन पेपर से ही, फिजिकल क्वेश्चन पेपर से ही पेपर करवाया जाएगा ऐसा। और खबर है दोस्तों, यूपी वासियों के लिए अच्छा अपडेट देखिए, उत्तर प्रदेश में जून महीने से बिजली महंगी नहीं होगी, क्योंकि जो 10% फ्यूल सरचार्ज लगाने का प्लान था, इस पर अब आयोग ने यूपीपीसीएल से जवाब मांगा और पूछा कि किस आधार पर ये अतिरिक्त फ्यूल सरचार्ज लगाया गया। तो रिपोर्ट के मुताबिक यूपी में बिजली उपभोक्ताओं को राहत मिल सकती है। अभी 7 दिन में जवाब मांगा है। अगर ये जवाब संतुष्टिपूर्ण नहीं होता तो ये फ्यूल सरचार्ज बढ़ाने का जो फैसला है रद्द कर दिया जाएगा ऐसा। तो इससे यूपी वासियों को राहत मिलेगी। और खबर है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेटी राजस्थान घूमने के बाद अब टिफनी गुजरात पहुंची। अंबानी परिवार की मेहमान बनी। जामनगर में रिलायंस के वनतारा में रुकेंगी वो। और भारत के शहरों को लेकर एक रिपोर्ट सामने आ रही है। ट्रैफिक बढ़ने और ज्यादा लाइटिंग होने की वजह से भारतीय शहर रात में 60 गुना ज्यादा चमकीले हुए हैं। 50% लोग आर्टिफिशियल रोशनी से होने वाले प्रदूषण का भी सामना कर रहे हैं और दुनिया भर का 80% हिस्सा इस तरह की आर्टिफिशियल रोशनी से प्रभावित है, क्योंकि एक्चुअली रात अंधेरे के लिए होती है। तो रात में जो गाड़ियों वगैरह का उजाला होता है, इससे भी लाइट पोल्यूशन बढ़ता है ऐसा। हालिया वैज्ञानिकों की रिसर्च में भी ये जानकारी सामने आ रही है। आर्टिफिशियल लाइट से प्रदूषण बढ़ने की वजह क्या क्या है और इससे नुकसान भी क्या होते हैं, देख सकते हैं आप। इंसानों की नींद तो डिस्टर्ब होती ही है, पेड़ पौधे पशु पक्षियों को भी नुकसान होता है। तो कहीं न कहीं इंसान पूरी धरती के इकोसिस्टम को नुकसान पहुंचा रहे हैं अपनी सुख सुविधाओं के लिए, राइट। बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार में। हीट वेव अभी खत्म हुई, क्योंकि बारिश का दौर चल रहा। बीते दिन भी राजस्थान के 3 जिलों में ओले गिरे। मध्य प्रदेश, बिहार समेत 5 राज्यों में आंधी बारिश का सिलसिला देखने को मिल रहा है। कुछ अलग अलग राज्यों की मौसमी स्थितियां देखिए आप। मध्य प्रदेश के इंदौर, महू में तेज आंधी चली। उज्जैन समेत कई जिलों में बारिश हुई। देवास में एक दीवार गिरने से 7 लोग घायल हो गए। एक जगह बीएसएनएल का टावर भी टूटकर झुक गया आंधी तूफान की घटनाओं में। और राजस्थान में तो ये भारी बारिश की तस्वीरें देखिए। उदयपुर समेत 10 जिलों में तेज बारिश हुई। अजमेर, नागौर में ओले भी गिरे। पाली के देसूरी में सड़क पर बहने लगी नदी, मानो इतना तेज पानी का बहाव आया। उदयपुर में कई फ्लाइट भी डाइवर्ट की गई। मतलब वर्षा ऋतु की तरह बारिश का माहौल देखने को मिल रहा है अभी राजस्थान में, तस्वीरें देख सकते हैं आप। वहीं बिहार में देखिए, सासाराम में तेज बारिश हुई। 6 जिलों में आज भी अलर्ट है। प्रदेश में अब तक 169 mm बारिश देखने को मिली है। और पंजाब, चंडीगढ़ में भी अगले 4 दिन आंधी बारिश की चेतावनी। आज भी 10 जिलों में अलर्ट रहेगा। हीट वेव से राहत मिली है बारिश की वजह से, लेकिन 4 जून के बाद तापमान दोबारा बढ़ने लगेगा, ये कहना है मौसम विभाग का। हरियाणा के भी 4 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट है। 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलेगी। 7 दिन में तापमान बढ़ने का अनुमान है। और पहाड़ी राज्यों की बात करें तो उत्तराखंड के 6 जिलों में बारिश चल रही। पिथौरागढ़ में स्कूलों में छुट्टियां घोषित की गई। 5 जिलों में अभी भी अलर्ट है। केदार घाटी में बर्फबारी भी देखने को मिली। हिमाचल प्रदेश में भी 6 जून तक बारिश का अलर्ट है। कई जिलों में बादल बरसेंगे, ओलावृष्टि की भी संभावना रहेगी और तेज हवाएं भी चलेगी। और यूपी में पिछले 24 घंटों में ही आंधी तूफान से 28 लोगों की और मौत हो गई। कई जगहों पर रेल और बिजली की सेवाएं भी घंटों तक बाधित रही हैं। बाकी अगले 12 से 24 घंटों के दौरान देश के इन 27 राज्यों में बारिश का अलर्ट है। कुछ राज्यों में ऑरेंज चेतावनी तो कुछ राज्यों में येलो अलर्ट है। और अगले 2-3 दिन में केरल पहुंच जाएगा मानसून, ये भी मौसम विभाग का कहना है। अभी अगले 2 दिन, आज 2 जून और कल 3 जून को देश के अलग अलग राज्यों में मौसम का हाल क्या रह सकता है, जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर टेबल में। वैसे दोस्तों, आप कौन से राज्य में रहते हैं और आपके यहाँ अभी मौसम की स्थितियां कैसी चल रही हैं, कमेंट करके बताएगा जरूर। बारिश वगैरह हो रही है या तेज गर्मी का मौसम चल रहा, क्या हाल है, कमेंट में जरूर बताइएगा। और चलिए अपन आगे बढ़ते हैं, तब तक कुछ मार्केट अपडेट्स पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए, बीते दिन भारतीय शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 508 अंक गिरकर 74,267 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 150 से ज्यादा अंक टूटा। वहीं पिछले महीने मई में मारुति कंपनी ने रिकॉर्ड तोड़ 2,42,000 गाड़ियां बेची, जो कि पिछले साल से 34% ज्यादा है। किया, महिंद्रा, टोयोटा की बिक्री भी 11% तक बढ़ी है। ये चार्ट में आप देख सकते हैं मई महीने में सबसे ज्यादा कारें किस किस कंपनी ने बेची है। चलिए अगली खबर देखिए। उत्तराखंड में भारत और चीन व्यापार के लिए ट्रेड पास ऑफिस खुला। पहले दिन 20 आवेदन आए। ये ट्रेड पास नॉर्मल पासपोर्ट से थोड़ा अलग होगा। उत्तराखंड के लीपुल एक दर्रे से 7 साल बाद भारत और चीन तिब्बत के बीच व्यापार फिर से शुरू होने जा रहा, और इसके लिए विदेश मंत्रालय से 300 ट्रेड पास मिलने के बाद धारचूला में एक कार्यालय खोला गया। भारत तिब्बत ट्रेड पास की और क्या क्या खास बात होगी देख सकते हैं हम इस बारे में डिटेल्स भी, और ये पास कैसे बनाया जा सकता है, स्टेप बाय स्टेप गाइड। चलिए खबर है, पंजाब एससी कमीशन ने केंद्रीय मंत्री को तलब किया। 4 जून को रवनीत बिट्टू को होना होगा पेश, संगरूर पुलिस ने दाखिल की रिपोर्ट। वहीं मध्य
प्रदेश की ट्विसा एक्ट्रेस केस मामले में सीबीआई ने 80 किलो की एक डमी को फंदे पर लटकाया फांसी पर। सास और पति के सामने सीबीआई ने सीन रिक्रिएट किया। अबॉर्शन की सलाह देने वाली डॉक्टर से भी पूछताछ होगी। भोपाल के ट्विसा शर्मा डेथ केस की हर एंगल से जांच कर रही है अब सीबीआई टीम। और खबर आ रही दोस्तों की गुजरात में 12 शेर और मध्य प्रदेश में 10 बाघों की मौत हो गई। इनके सीडीवी वायरस से संक्रमित होकर मरने का दावा किया जा रहा, हालांकि वन विभाग ने अभी तक रिपोर्ट जारी नहीं की। और खबर है भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ऑस्ट्रेलिया के डिप्टी पीएम और रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्क्स से मुलाकात की। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच अहम संबंधों को लेकर बातचीत हुई। वहीं भारत सरकार ने एनएचपीसी लिमिटेड में ओएफएस की घोषणा की है 3% हिस्सेदारी बेचने की। और पश्चिम बंगाल में एसआईआर मामले को लेकर अब एक और कांग्रेस नेता ने सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका दायर की है। कांग्रेस नेता प्रसेनजीत बोस ने। और ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष के साथ देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी बैठक की। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रक्षा संबंधों को लेकर भी बातचीत हुई। वहीं 11 जून को हमारे देश में नीति आयोग गवर्निंग की भी काउंसिलिंग बैठक होगी। राजधानी दिल्ली के भारत मंडपम में ये बैठक होगी। और छत्तीसगढ़ कोयला घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट जुलाई में सुनवाई करेगा। चलिए अगला अपडेट देखिए। राजस्थान पुलिस ने एक नई एडवाइजरी जारी की जिसमें कहा कि नया या पुराना मोबाइल फोन खरीदने से पहले आप CEIR पोर्टल पर उस मोबाइल फोन के IMEI नंबर की जांच अवश्य कर लें। आप अपने फोन में *#06# डायल करके उसका IMEI नंबर जान सकते हैं। भले अभी आप ये जो वीडियो देख रहे हो फोन में इसी में डायल करके देख लीजिएगा। जहां फोन नंबर डायल करते हैं अपन वहां *#06# ये डायल करो और आपको अपने फोन का IMEI नंबर पता चल जाएगा, जिससे आप ये पता लगा सकते हैं कि ये फोन वैलिड है या नहीं, या कहीं चोरी हुआ या कोई धोखाधड़ी वाला तो नहीं है ऐसा। तो इसको लेकर राजस्थान साइबर पुलिस की तरफ से ये स्पेशल एडवाइजरी जारी की गई है। और बड़ी खबर देखिए, NIA की जांच में बड़ा खुलासा सामने आ रहा। बिना सिम और इंटरनेट के इस्तेमाल हुए आतंकियों के फोन। रेडियो तकनीक से रची गई जम्मू पहलगाम हमले की साजिश। सुरक्षा एजेंसियों को नए सुराग मिले हैं। कुछ बड़े हादसों और दुर्घटनाओं की खबरें देखिए दोस्तों। पंजाब में टूल निर्माण फैक्ट्री में जहरीली गैस का रिसाव हुआ जिसके चलते पिता पुत्र समेत 3 मजदूरों की मौत हो गई। पंजाब के लुधियाना का यह मामला है। और वहीं देखिए म्यांमार में खनन विस्फोटकों के गोदाम में धमाका हुआ जिसमें 55 से ज्यादा लोगों की जान जाने की खबर है। और वहीं श्रीलंका में भी धार्मिक उत्सव के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया। बेकाबू ट्रक ने भीड़ को कुचला, 6 लोगों की मौत हो गई, कई लोग घायल हो गए। और एक बड़ी दुखद घटना देखिए, अमेरिका के जॉर्जिया का यह मामला है। शादी के ही दिन हेलीकॉप्टर क्रैश में एक भारतवंशी पायलट की मौत हो गई। जिस दिन शादी हुई उसी दिन अमेरिका में यह हादसा हुआ। पत्नी का 6 घंटे बाद मलबे से रेस्क्यू किया गया। ये केरल के रहने वाले थे। अमेरिका के जॉर्जिया में शादी के कुछ ही घंटे बाद एक पत्नी ने अपने पति को खो दिया। कितने खुश नजर आ रहे हैं कुछ घंटे पहले, और इनकी जिंदगी की जर्नी शुरू होने से पहले ही समाप्त हो गई। दुर्भाग्य की बात है। वहीं खबर देखिए, गुजरात की IPL की टीम में भी बस में शॉर्ट सर्किट हुआ जिसके चलते धुआं उठा, आग लग गई। हालांकि खिलाड़ियों को कोई नुकसान नहीं हुआ, अच्छी बात रही। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। जून से ही लागू हो चुका सरकार का नया नियम पेट्रोल डीजल को लेकर। मैंने आपको बताया था एक्साइज ड्यूटी पर सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है। और महंगाई पर भी बड़ी खबर है। जून से ही कॉमर्शियल LPG गैस सिलेंडर 53.5 रुपए तक महंगा हो चुका है। यहाँ तक कि जो 5 किलो वाला छोटू गैस सिलेंडर आता फ्री ट्रेड वाला वो भी 11 रुपए तक महंगा मिलेगा अब आपको। तो जो 19 किलो वाला कॉमर्शियल गैस सिलेंडर होटल रेस्टोरेंट्स वगैरह में खाना बनाने के लिए काम में इस्तेमाल लिया जाता है, उसके अब अलग अलग शहरों में प्राइस क्या होंगे, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई वगैरह में। ये रेट लिस्ट आप टेबल में देख सकते हैं। और जो छोटू गैस सिलेंडर 5 किलो वाला है उसकी भी कीमत 11 रुपए बढ़कर अभी 821 रुपए पहुंच चुकी है। हालांकि थोड़ी राहत की बात ये रही कि जो 14 किलो 200 ग्राम वाला हमारे घरों में खाना बनाने के लिए काम में लिया जाता है उस LPG सिलेंडर के दाम में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है फिलहाल जून से। तो अभी उसके अलग अलग रेट्स क्या चल रहे हैं ये देख सकते हैं आप। भारत के मानचित्र में अलग अलग शहरों में घरेलू LPG सिलेंडर के दाम 900 से लेकर 1000 रुपए तक है। और ये 5 किलो के सिलेंडर के रेट बढ़ने पर राहुल गांधी ने भी केंद्र सरकार पर तंज कसा, कहा कि एक महीने में 272 रुपए तक महंगा हो चुका है छोटू सिलेंडर भी है। राहुल गांधी बोले कि महंगाई मेन ने दाम बढ़ा दिए हैं। बाकी और भी दोस्तों जून महीने से हमारे देश में क्या महंगा क्या सस्ता हुआ इसके बारे में अगर आप डिटेल जानकारी देखते